ओके। तो डीबी के मिड के लिए कुछ भी सिलेबस नहीं है, बस नॉर्मलाइजेशन वाला ही सारा कुछ है, ना रिलेशनल अलजेब्रा है ना कोई सीक्वल है। तो सीधी सीधी बस नॉर्मलाइजेशन थ्योरी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जो इसकी रूट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो कर लेते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली ये होती है कि आगे फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है अगर आपने पढ़नी हो। ये होता है कि एक वैल्यू एक्स है ना, अगर वो, चलो मैं टेबल बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से ये टेबल है और ये एक्स है। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, चाहे जोन सी मर्जी हो, मतलब यहाँ पे अगर वन है यहाँ पे वन है, तो इधर अगर ए आ गया ना तो यहाँ पे भी ए ही आएगा। और इधर फिर टू है और टू के लिए अगर यहाँ पे बी आया तो अगली बार भी जब टू कहीं पॉप होएगा ना तो बी आएगा, और अगर नीचे कहीं फिर से वन आता तो ए ही आएगा। मतलब मैं एक्स की वैल्यू यूज़ करके हमेशा वाई की वैल्यू बता सकता हूँ, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू हमेशा एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर मैप्ड है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। कि तो यही लिखा हुआ है कि फॉर ऑल आई फॉर ऑल जे, अगर दो रोज़ का एक्स सेम है तो उनका वाई भी सेम होगा, ये कहा हुआ है। ठीक है, ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब इसकी जो टाइप्स हैं, तो सबसे पहले ट्रिवियल डिपेंडेंसी है। उसके अंदर कंडीशन ये है कि वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। तो उसकी एग्जांपल सामने लिखी हुई है कि अगर ए बी है तो ऑब्वियसली ए को डिफ़ाइन करेगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप कह रहे हो कि एक्स वाई जो है ना, आपको हमेशा, अगर आप मुझे एक्स वाई की वैल्यू बता दो, मैं आपको एक्स की वैल्यू बता दूँगा, ऑब्वियसली यार कि उसके अंदर आ रहा है। तो ये ट्रिवियल है। आगे नॉन ट्रिवियल ये हो जाता है, जैसे ये एक्स वाई थे, राइट। इस जो मैंने एग्जांपल बनाई हुई है नॉन ट्रिवियल है, क्योंकि एक्स गोज़ टू वाई यहाँ पे है, और यहाँ पे वाई एक्स का सबसेट नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करिए कि इनका कोई इंटरसेक्शन में नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि वो, अच्छा मैं अभी आगे आगे जाके वो बताता हूँ। खैर ये इतना ही है। तो ये नॉन ट्रिवियल है, मतलब ये एक्चुअली यूज़फुल होती हैं इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हम इस तरह की पसंद करते हैं क्योंकि ये, वो तो वरना इन्फर भी कर सकता है ना। अच्छा, तो फिर जो सेमी ट्रिवियल आ जाती हैं उसके अंदर इंटरसेक्शन होता है किसी हद तक लेफ़्ट और राइट साइड पे। तो जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी का, तो ए बी टू बी सी, इसको अगर अभी हम एक्सियम्स आगे देखेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा एक एक्सियम का डीकॉम्पोजिशन का। तो मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो बनता है ए बी गोज़ टू बी एंड ए बी गोज़ टू सी। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखो तो लेफ़्ट साइड पे एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी आ गई है और राइट साइड पे एक नॉन ट्रिवियल आ गई है। तो ये यूनिफाइड जो है जिसके अंदर दोनों छुपी होती हैं, तो ये नॉन ट्रिवियल, सॉरी सेमी ट्रिवियल होती है। इसलिए इसको सेमी ट्रिवियल कहा हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिवियल है थोड़ी सी नहीं है। तो ये है, ये इसकी कंडीशन था। तो ये ऑब्जेक्टिव की हद तक ही आ सकता है गैस। अच्छा, तो इसके अलावा फिर रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस मैंने भी बता ही दिया। तो जो तीन फंडामेंटल रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं जिनसे आप बेसिकली सारे निकाल सकते हो, वो हैं रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ऑगमेंटेशन। रिफ्लेक्सिविटी वही चीज़ है जो मैंने भी डेमोन्स्ट्रेट की है। ये सारी ट्रिवियल डिपेंडेंसीज जो होती है ना वो उसी से निकलते हैं, वो रिफ्लेक्सिविटी में आ जाते हैं। तो जैसे ए बी गोज़ टू ए, ये तो मुझे पता है हमेशा ट्रू होगा। तो अगर मुझे पता है कि y इज़ अ सबसेट ऑफ x, मैं हमेशा कह सकता हूँ कि x गोज़ टू y। ये अब उसके अलावा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इफ़ x गोज़ टू y, y गोज़ टू z, देन x गोज़ टू z, राइट। पाथ नज़र आ रहा है, y पे जाओ फिर वहाँ से z पे चले जाओ, तो ये x टू z है। उसके बाद ऑगमेंटेशन है कि अगर आपके पास x y है तो आप दोनों साइडों पे एक एट्रीब्यूट लगा दो तो तब भी ट्रू रहेगी। ठीक है, ऑब्वियसली। इसके अलावा थोड़ी जो इन्हीं को ये जो तीन होती हैं ना, इनको आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स कहते हैं। शायद ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, पता नहीं किसी हद तक, बस मैंने कहा बता दूँ। मैम ने जिक्र किया था, मैंने कभी भी बता देता हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो बकाया है ये आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स नहीं है, बस नॉर्मल रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में ही आते हैं। ये कोलेक्टिवली रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस हैं, और जो पहले तीन हैं ये आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स हैं, ये नीचे वाले डिराइव्ड हैं उन्हीं से। तो फिर यूनियन आ जाता है। मतलब अगर लेफ़्ट साइड आपकी सेम आ रही है दो डिपेंडेंसीज़ की, एक्स गोज़ टू वाई एंड एक्स गोज़ टू सी, तो फिर आप इस तरह से जोड़ के लिख सकते हो। ये बेसिकली काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। लाइक बस राइटिंग नोटेशन का फ़र्क है। उसके अलावा डी कॉम्पोजिशन है, वो यही है कि अगर वही चीज़ उसको रिवर्स कर दी है।
ठीक है। अगर आपकी इनपुट आउटपुट है तो ये उसका इन्वर्स है बेसिकली, ठीक है। आगे फिर आ जाती है स्यूडो ट्रांजिटिविटी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है फिर भी। इसके अंदर है कि अगर वाई जी गोज़ टू डब्ल्यू, राइट, और आपको पता है एक्स गोज़ टू वाई, तो आप वाई को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब इस तरह की आपकी फॉर्म में हो ना, आपको पता है कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो आप मतलब डिटर्मिनेंट के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से स्यूडो ट्रांजिटिविटी ये है। ये बहुत कम यूज़ होती है, अगर नहीं भी याद हो रही तो कोई मसला नहीं है। आप लाइक यूजुअली इन तीनों से सारा काम कर सकते हो, इन चारों पांचों से। आई गेस कॉम्पोजिशन भी कभी कभी करनी पड़ सकती है। वो ये है कि इफ़ एक्स गोज़ टू वाई एंड जी गोज़ टू डब्ल्यू, या फिर ए गोज़ टू बी, मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ, आपको जी डब्ल्यू देखने की आदत नहीं होगी। ये लो, काफ़ी ऑब्वियस है। अगर एक्स डिटर्मिन्स वाई, ए डिटर्मिन्स बी, देन एक्स ए और वाई बी। मतलब यहाँ पे ये क्या जाना है कि मुझे अगर आप एक्स की वैल्यू दोगे मैं आपको वाई की दे दूँगा, और आप मुझे ए की वैल्यू दोगे तो मैं बी की दे दूँगा। तो फिर अगर आप मुझे एक्स और ए दोनों की दोगे तो मैं आपको वाई और बी दोनों की वैल्यूज़ दे सकता हूँ। ये है लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पहली पांच ही ज़्यादा आप यूज़ करोगे अपने सारे आगे वाले काम के लिए, तो ये कम से कम पक्की कर लो, चाहे नीचे वाली दो ना भी देखो। अच्छा, अब एक बहुत कोर काम है जो बहुत बार रिपीट होना है, वो है कैंडिडेट कीज़ निकालना। कैंडिडेट की डेफिनेशन में एक बार रिवाइज़ करा दूँ इससे पहले। वो यही है कि एक तो कि वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा उसका कोई प्रॉपर सबसेट ना की नहीं है। मतलब जैसे ए बी सी है, अगर ए बी की है या फिर अगर ए सी की है या फिर बी सी की है, चल हम अस्यूम करें कि ये हमें पता चल गया सुपर की है, ठीक है, कि ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है टेबल के। अगर ये तीनों ही एस केज नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ तब ये सी के होगी। अगर कोई एक भी हो गई ना कि ये एक एस के है, तो फिर ये जो है ना ये सी के नहीं रहेगी। फिर ये शायद सी के हो सकती है। फिर हम आगे देखेंगे कि बी और सी इंडिपेंडेंटली तो नहीं है, इस तरह से। तो जब भी आपने वेरीफाई करना हो कैंडिडेट की है, तो ये तो वेरिफिकेशन हो गई ना। तो अब अगर आपको टेबल दिया और निकालनी हो तो कैसे निकालनी है, उस पर आने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम काम एक सवाल कर भी लेंगे। वो ये है कि सबसे पहले आपने ना जो फॉर्मल मेथड है जो मैम चाहती हैं, क्योंकि लाइक थोड़ा सा ऑब्वियस लगता है क्योंकि आप दिमाग में ही आमतौर पे कर सकते हो, लेकिन वो कहती हैं सारे आपने स्टेप शो करने उसके मार्क्स हैं। तो उनके तरीके पहले बता देता हूँ, लाइक फॉर्मल, उसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट्स जो एक्सेप्टेबल हैं उसकी बात करता हूँ। तो पहले लेकिन मैं वही करूँगा कि जो फॉर्मल बिल्कुल लंबा वाला तरीका। तो लंबा वाला तरीका ये है कि आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं ना, लेट्स से ए बी सी डी और समथिंग, एक रिलेशन है आर, उसके अंदर ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आप ए का क्लोजर लिख लोगे, उसके बाद आप बी का क्लोजर लिख लोगे, उसके बाद आप सी का क्लोजर लिख लोगे और डी का क्लोजर लिख लोगे। अगर ए से आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो तो आपको उधर ही पता चल जाएगा कि एक की ये है। इसी तरह से आप चलते जाओगे, राइट। तो आप इन सब के क्लोजर्स लिख लोगे कि आप ए से क्या क्या फाइंड कर सकते हो। और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अगर इस तरह से हो, ए बी जा रहा है और बी सी पे जा रहा है, तो क्या ए के क्लोजर में सी आता है? तो हाँ आता है। उसकी वजह ये है कि आप अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाओ ना इसी के ऊपर, तो आप इन्फर कर सकते हो कि ए गोज़ टू सी। ये बहुत ऑब्वियस बात लग रही होगी कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। तो अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने एक बार भी यूज़ कर लिया, ये कोई रिसोर्स नहीं है, काफ़ी सिंपल सी बात है कि आप ए से बी डिटर्मिन कर सकते हो, बी से सी डिटर्मिन कर सकते हो, तो आप ए से सी भी डिटर्मिन कर सकते हो, राइट। ये है बस। तो आपने इस तरह से सारे क्लोजर्स लिख लेना कैंडिडेट की निकालते हुए। उसके बाद आपने ना, अगर आपको ये अभी हम सिर्फ पहली की निकाल रहे हैं से, ठीक है, हमें पता चल गया ए एक की है, ठीक है। अब हमें पता है कि अब ए बी एक कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ए सी भी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब का प्रॉपर सबसेट यानी ए एक सुपर की है, सॉरी कैंडिडेट की है, हाँ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेट्स से हमें पहले लेवल पे कुछ भी नहीं मिला, ना ये सुपर की है, ना ये है, ना ये है, तो हम सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। हम फिर ए बी ट्राई करेंगे,
ए सी ट्राई करेंगे, इस तरह से आप ट्राई करेंगे तकरीबन सारे पॉसिबल ट्राई करोगे कॉम्बिनेशंस, सिवाय अगर आपके पास कोई वजह है जो आप रैशनली आर्ग्यू कर सकते हो कि मैं इसका इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये है, राइट। अगर आपको एफ डीज देख के नज़र आ रहा है कि लेट्स से कि ए के बिना हो ही नहीं सकता कभी, मतलब ए को कोई डिफ़ाइन नहीं कर रहा लेट्स से, तो आपको पता है कि कैंडिडेट की के अंदर लाजमी ए आएगा ही, मतलब आपके पास एफ डी इस तरह से हैं अगर कि बी गोज़ टू सी एंड सी गोज़ टू डी, तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि बी सी डी मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनके अंदर ए नहीं आता, मैं सिर्फ ए वाली देखूँगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो आप ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। इस तरह से आप सारी कैंडिडेट कीज़ निकाल लोगे सारा कुछ करके। लेकिन इसके अंदर एक शॉर्टकट भी है, अगर आप इस प्रोसीजर फॉलो करते करते एक भी कैंडिडेट की निकाल देते ना, लेट्स से मुझे ए बी एक कैंडिडेट की मिल गई है, तो जब भी अगर मुझे कहीं नज़र आए कि कहीं बी डिफाइन हो रहा है, लेट्स से डी डिफाइंस बी, तो इन ये जो कैंडिडेट की के अंदर आते हैं ना, इनको हम प्राइमरी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ए और बी प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि एक प्राइमरी एट्रीब्यूट बी किसी और से डिफाइन हो रहा है, तो मैं जितनी भी मुझे कैंडिडेट कीज़ पता है ना इस वक्त एक ही है, उसके अंदर मैं बी को रिप्लेस कर दूंगा उसके डिटर्मिनेंट से। तो डी बी को डिटर्मिन कर रहा है, तो इसीलिए मैं इधर रख दूँगा। तो अब मैं इसको टेस्ट करूँगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा, और एक्चुअली आएगा ही, ये एक सुपर की होगी, गारंटीड है। लेकिन क्या ये कैंडिडेट की है या नहीं है वो गारंटीड नहीं है, उसके लिए आपको ये वाले क्लोजर देखने पड़ेंगे और आपने फिर वो बताना है। लेकिन इस तरह से आपको ना सारे नहीं चेक करने पड़ते, आप एक की निकाल लो, उसके बाद आप ये प्राइमरी एट्रीब्यूट्स वाला मेथड यूज़ कर लो कि अच्छा, फिर आप ये कंक्लूजन डाल सकते हो कि मैंने एक कैंडिडेट की निकाली है और कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर रहा है इसको, सॉरी कोई और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन प्राइम एट्रीब्यूट्स को नहीं डिफाइन कर सकता, इसीलिए कोई इस तरह की और कैंडिडेट की एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप ये लिख दो कि मार्क्स मिल जाएंगे, अगर समझ नहीं भी आई तो इस वक्त आई गेस पेपर से 5 मिनट पहले नहीं आएगी, लेकिन वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। वो यही है कि चलो छोड़ो यार, जिसने समझना होगा उसको आ गई होगी अभी तक समझ। चलो ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, सही है। इस तरह से आप कैंडिडेट कीज़ निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और भी तरीका मैं हमने दिखाया था उससे पहले मैं, लेकिन उससे हाँ सवाल था, सवाल करके दिखा देता हूँ। रिलेशन है ए बी सी, उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ हैं ए बी टू सी, सी टू बी। सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स के क्लोजर लिखे हैं, ठीक है, और फिर मुझे कोई कैंडिडेट की नहीं मिली, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सी बी को भी डिफाइन कर रहा है और उसको भी कर रहा है, और मैं लेकिन हो सकता है मैं फिर ए सी डाल दूँ और मुझे पता चल गया कि एक की मिल गई है। यहाँ पे मैंने ए बी लिखा हुआ है लेकिन ए सी भी एक कैंडिडेट की है, तो मुझे पता है कि सी को ए बी डिफाइन कर रहा है, तो फिर मैं रिप्लेस करके देखूंगा। इसी तरह से अगर मुझे पता चल गया कि ए बी एक की है, मुझे नज़र आ रहा है कि बी को सी डिफाइन कर रहा है, इसीलिए ए सी भी एक कैंडिडेट की होगी। तो इस तरह से मुझे शॉर्टकट लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ आई, क्योंकि मैंने बेसिकली पैरेलल में 2 कैंडिडेट कीज़ 2 हाइपोथेटिकल सिनेरियो किए हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया अगर आप ट्रैक नहीं रख रहे थे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कह रहा हूँ कि लेट्स से मुझे पता चल गया कि ए बी एक कैंडिडेट की है। अब मुझे पता है कि बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये जो इस प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है ना, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, अगर ए बी सबको डिफाइन कर सकता है, तो बी को डिटर्मिन करने वाली चीज़ से मैं बी को रिप्लेस कर दूँ तो वो भी उसको डिटर्मिन कर सकती है। लाइक इफ़ ए बी डिफाइंस एवरीथिंग और मुझे पता है बी को कुछ डिफाइन कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि अगर मुझे ए बी दे दोगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा क्या है, और यहाँ पे कहा जा रहा है अगर मुझे सी दे दोगे मैं आपको बी बता दूंगा क्या है। तो ए सी मतलब हम बी सी से निकाल सकते हैं ना, इसीलिए ए सी से भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये कहा इसके लिए इन्फ्रेंसेस में लॉजिकली लाइक फॉर्मल लिख सकता हूँ वो प्रॉपर्टीज़ लगा के, लेकिन मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली इसकी पीछे साइंस चल रही है कि क्यों ऐसे होता है, लेकिन ये आमतौर पे आपने यही तरीका यूज़ करना होगा कि आपने इस लंबे वाले मेथड से पहले एक की निकाल ली, उसके बाद आपने फिर सारे देखे जो अभी तक आपको पता है कि ये वाले एट्रीब्यूट्स प्राइम है, इनको कोई और तो नहीं डिफाइन करा, फिर आप उनको भी प्राइम एट्रीब्यूट्स के सेट में डाल दोगे और चेक करी जाओगे।
जब तक आपको पता चल जाता है कि कोई भी ऐसी कैंडिडेट की नहीं है जिसका कोई एट्रीब्यूट कि किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से डिफाइन हो रहा हो। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा एक और जो मेथड था कैंडिडेट की निकालने का, ये ज़रूरत तो नहीं है करने की, लेकिन उन्होंने भी बताया था तो मैंने कहा शायद कि कुछ सिचुएशंस में काम आ जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों। आप बैकवर्ड्स भी वर्क कर सकते हो। आपको पता है कि ABCDE अपने आप को डिफाइन करता है ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी, राइट? अगर आप मुझे ABCDE दे दो कि मैं आपको ABCDE की वैल्यूज़ बता दूंगा, ये लिटरली ये लिखा हुआ है। और आपको पता है सवाल में दिया हुआ है कि A डिफाइंस B। तो इस केस के अंदर आप अगर इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर ऑगमेंटेशन अप्लाई करो ACDE के साथ, तो राइट साइड पे ABCDE आ जाता है, लेफ्ट साइड पे ACDE आ जाता है। अब मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर ट्रांजिटिव की लगा दूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि ACDE डिफाइंस एवरीथिंग। वैसे ही मैंने क्या, ओह माय गॉड, मैं कितना रिटार्डेड हूँ। मैं असल में ये वो पैटर्न फॉलो कर रहा था जो मैं यूजुअली करता हूँ। ये तो पहले ही मैंने लिटरली वही चीज़ फिर से लिख दी। एनीवेज, हाँ, यहाँ तक भी ये कंक्लूजन आ सकती है। मैंने अभी वो लिखा हुआ, रिफ्लेक्सिविटी की ज़रूरत नहीं है, बस ये है। लाइक आप यूँ भी कर सकते हो आप। खैर, वैसे मैं जो दिखाना चाह रहा था उसके लिए वही चीज़ बेहतर है, क्योंकि आमतौर पे आप फिर रिड्यूस करी जाते हो ना बारी बारी करके। गारंटीड नहीं होता कि हमेशा ये सब कुछ डिफाइन कर दो। एनीवेज, ठीक हो गया। अच्छा, तो बैकवर्ड्स भी आप काम कर सकते हो। ये इतना अच्छा, वैसे बड़ी घटिया एग्जांपल डाली है मैंने, पता नहीं क्या सोच रहा था। लेकिन यूजुअली आप ये तरीका यूज़ करोगे। तो अब मैं जब आगे चलूँगा ना, मैं कभी भी कैंडिडेट की जब बीच में निकालनी होगी ना, मैं अस्यूम करूँगा आपने खुद ही निकाल ली है, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट डिपेंडेंसीज पे आ जाते हैं। अगर आपको दो सेट्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आपसे बेसिकली दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्या मैं, अगर आपको सारी F1 की डिपेंडेंसीज दे दूं, क्या आप F2 की सारी डिपेंडेंसीज निकाल सकते हो यूजिंग इन्फ्रेंसेस, एंड वाइस वर्सा? मतलब अगर मैं आपको F2 की सारी डिपेंडेंसीज दे दूं, क्या आप F1 की सारी डिपेंडेंसीज निकाल सकते हो? तो इसके ये दो स्टेप्स होते हैं और इसका सिंबल ये होता है जो डिस्क्रीट के अंदर इक्विवेलेंस का होता था। तो ये इसका मैंने अटेम्प्ट किया हुआ। लाइक मैंने पहले F1 की सारी डिपेंडेंसीज लेफ्ट साइड पे लिखती हैं और फिर मैंने राइट साइड पे रैशनल दी है कि किस तरह से मैं निकाला जा सकता है। तो A to C तो एज इट इज़ एग्जिस्ट करता है ना, तो उसकी तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहते। F2 के अंदर एज इट इज़ एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर तो कोई बात नहीं। A B to C जो है ना, वो इस ही को यूज़ करके निकाला जा सकता है। तो और वो F2 के अंदर है, राइट? तो वो भी बात ख़त्म। F2 के अंदर A to C है, उसके अंदर मैं ऑगमेंट कर दूँ अगर दोनों साइडों पे B को, फिर मैं डीकम्पोज कर दूँ तो मैं यही वाली इन्फर करके निकाल सकता हूँ। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने कह दिया हाँ, ये भी ऑब्टेनेबल है थ्रू F2। इसी तरह आप चलते जाओ और अपनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके रैशनल बताई जाओ कि मैंने किस तरीके से निकाली है। तो इसका ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम इसीलिए पता होने चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सको कि मैंने खुद ही निकाला और मैंने इस तरीके से निकाला है। और जब आप इस तरह से लिखते हो ना कि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, तो आपको अगर कोई दिमाग में गलती हो रही हो ना, तो वो भी नहीं होती, क्योंकि लिखने का ये फ़ायदा है कि जैसे मैंने यहाँ पे इन्फ्रेंसेस लिखी हैं, सामने नज़र आ जाती है अगर कोई गलती हो। आप अपनी थॉट प्रोसेस को बेसिकली सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इक्विवेलेंट के अंदर पहले हमने देख लिया कि F2 से सारी F1 निकाल सकते हैं, फिर F1 से सारी F2 निकाल सकते हैं। और इसकी बेसिस के ऊपर अगर ये दोनों ट्रू हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये इक्विवेलेंट डिपेंडेंसीज हैं। तो काफ़ी इजी है ये सवाल, इसके अंदर कोई चीज़ और करने वाली नहीं, इसलिए मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। आगे चलते हैं। अच्छा, बेसिकली इस एग्जांपल में यही है कि अगर इसी तरह का सवाल आ जाए कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, और आप अब बस ये बताना कि फॉर्मली प्रूव कैसे करोगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वरना तो यही है ना कि स्किल इशू ना हो कि एक्चुअली इन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, मुझे बस रूल नहीं पता। तो आपने आर्ग्यू कैसे करना? तो इस सवाल के अंदर जो पहले तीन है ना, वो लिटरली सेम है दोनों सेट्स के अंदर डिपेंडेंसीज। यहाँ पे आके डिफरेंस आता है कि यहाँ पे आ रहा है D डिफाइंस E और नीचे जाके BD डिफाइंस E। अब इन दोनों सेट्स के अंदर ना एक ही पॉइंट के ऊपर D किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है और वो F है। G के अंदर कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जिसके अंदर D अकेला किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है। चूँकि D के अंदर सेट G के अंदर कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं जिसके अंदर D डिफाइन कर रहा हो किसी चीज़ को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पाथ एग्जिस्ट करता है
जो डी को ई से जोड़ सके, क्योंकि आपको डी से कोई पाथ निकल ही नहीं रहा। तो आप ये बेसिकली बता देते हो कि डी डिफाइंस नथिंग एंड जी, इस तरह से आप, और इसके अंदर अगर आप एक भी चीज़ प्रूव कर दो ना कि आप जी से एफ नहीं जा सकते, एफ से जी नहीं जा सकते, तो आपको आगे वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है इक्विवेलेंस के लिए। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैंने कहा बस एक लाइक नेगेटिव केस की भी एग्जांपल डाल दूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कैनोनिकल कवर्स या मिनिमल कवर्स। इसकी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपने डीकॉम्पोजिशन स्पैम करनी है। अगर आपको डीकॉम्पोजिशन भूल गई तो वो ये है कि अगर ए डिफाइंस बी सी, देन ए डिफाइंस बी एंड ए डिफाइंस सी, राइट, वो राइट हैंड साइड को स्प्लिट कर दिया। उसके अलावा दूसरा जो स्टेप है ना, वो है कि एल एच एस को मिनिमाइज़ करना है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेट्स से आपको पता है कि एक डिपेंडेंसी दी हुई है ए बी टू सी, लेकिन आपको ये भी पता है कि ए डिफाइंस बी। अगर मुझे ए की वैल्यू दे दी जाए, मैं बी की वैल्यू दे दूंगा, तो क्या मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है कि ए एंड बी दोनों की वैल्यू दोगे तो मैं सी निकाल लूँगा? क्योंकि अगर मेरे पास ए की वैल्यू है, मैं बी की वैल्यू निकाल लूँगा और फिर मैं सी की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों को यूज़ करके। तो इसको मुझे इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो ये है बेसिकली स्टेप में करना होता है आपने, कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को श्रिंक करी जाना जिस हद तक आप कर सकते हो, ताकि लेफ्ट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई हो जाए। पहले स्टेप में आप राइट हैंड साइड को मिनिमाइज़ कर रहे हो, सेकंड में आप लेफ्ट साइड को मिनिमाइज़ कर रहे हो, और तीसरे में ना आप तमाम वो वाली डिपेंडेंसीज निकाल देते हो सेट से जो आप बकाया डिपेंडेंसीज को यूज़ करके निकाल सकते हो। अभी एक सवाल करते हैं, समझ आ जाएगी। आखिरी बात यही है बस इसके अंदर के ना, कैनोनिकल कवर्स को शो करने के लिए ना, अगर एफ़ है ना सेट का नाम, तो बस सबस्क्रिप्ट सी लिख देते हैं कैनोनिकल के लिए या कवर के लिए। वैसे कवर के लिए ही होगा, हू केयर्स। और यही बात है कि कैनोनिकल कवर आपको पता नहीं है कि क्या होता है, तो यही है कि जो आपने सेट जिसका कैनोनिकल कवर निकाला जा रहा है, उसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है और उसके इक्विवेलेंट एक सेट प्रोड्यूस कर दिया जाता है जो ज़्यादा इजी टू रीड होता है और ज़्यादा लाइक कैनोनाइज्ड, मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ गया। अच्छा, तो ये एग्जांपल है कि एक रिलेशन है ए बी सी डी ई और आई के ऊपर, जिसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये सामने लिखी हुई हैं आपके। अब पहला स्टेप है डीकॉम्पोजिशन, मतलब जिसके अंदर भी ना राइट हैंड साइड के ऊपर दो दो एलिमेंट्स हैं या तीन तीन एलिमेंट्स हैं, उनको स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पे सी डिफाइंस डी एंड आई, मतलब लिखा हुआ है अगर मुझे सी की वैल्यू दोगे ना, मैं डी और आई की वैल्यू निकाल दूंगा। इसी को मैंने दो स्टेटमेंट्स में तोड़ दिया है। अगर मुझे सी की वैल्यू दोगे मैं डी तोड़ दूंगा, डी दे दूंगा, और अगर मुझे सी की वैल्यू दोगे तो मैं आई दे दूंगा। इसी तरह से ई सी गोज़ टू बी, ए बी में भी यही है। तो पहला स्टेप बहुत सिंपल है, बस यही करना, ठीक है, ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दूसरा है एल एच एस को मिनिमाइज़ करना। तो वही वाली बात, ये वाली चीज़ थी। तो इस वाली एग्जांपल के अंदर ऐसे एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ये सी डी गोज़ टू आई में, क्योंकि एक्चुअली सी का जो क्लोजर है ना, उसके अंदर डी आता है। बेहतर है इस स्टेप के अंदर आप क्लोजर्स लिख लो, क्योंकि वो आप फिर यूज़ कर सकते हो। मैंने इसकी साइटेशन के अंदर, लाइक रैशनल के अंदर भी मैंने सी प्लस सी लिखा, मतलब कि सी के क्लोजर में डी बिलोंग करता है, इसीलिए मुझे डी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप पहले लिख के रख दो ना, आपको इस प्रोसेस, इस स्टेप के अंदर आसानी होगी, और मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा लगेगा जो भी टीचर है आपकी, जो भी है। लेकिन जो इसको सिंप्लीफाई करके डिपेंडेंसी प्रोड्यूस हुई थी सी गोज़ टू आई, वो पहले की एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं वो लिखी नहीं है फिर से। सेट के अंदर रिपीटिंग नहीं लिखता ना। तो स्टेप 2 के एंड पे बस एक डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, ये वाली। आमतौर पे इस स्टेप में रिमूव नहीं होते, अभी भी रिमूव नहीं हुई, बस डुप्लीकेट आई थी इसलिए मैंने री राइट नहीं की। होता यही है कि बस ये लेफ़्ट साइड सिंप्लीफाई हो जाती है। अब स्टेप 3 है जिसके अंदर आप मिनिमाइज़ करने पे आते हो, कि आप पहली वाली एज इट इज़ लिख ली, उसके बाद आप देखते हो कि जो मैं अगली लिख रहा हूँ, मैंने जो पिछली लिखी हैं उनको यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। क्या मैं ए बी टू सी को यूजिंग ए टू सी लिख सकता हूँ? तो मैं हाँ मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं ए और सी के दोनों साइडों पे बी ऑगमेंट कर दूँ तो बन जाता है ए बी डिफाइंस बी सी। यानी अगर मुझे ए बी की वैल्यूज़ दे दो, मैं आपको बी और सी की वैल्यूज़ दे दूँगा। ए बी की वैल्यू दे दो, मैं बी और सी की वैल्यू दे दूँगा। तो इस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मल प्रूफ यही है कि पहले ऑगमेंट करो, फिर सब्सिक्वेंटली उसको डीकम्पोज कर दो। और आगे इसी तरह से आप करी जाओगे कि अच्छा, क्या मैं सी डी को यूजिंग ए टू सी लिख सकता हूँ? कोई तरीका नहीं है, तो इसको एज इट इज़ इंक्लूड कर देते हैं।
फिर C to I पे मैं आता हूँ, क्या कोई इन दो डिपेंडेंसीज़ को यूज़ करके कोई तरीका है जिसके ऊपर मैं ये निकाल सकता हूँ? तो नहीं है। इस तरह से आप चली जाते हो जब तक आप एंड तक नहीं पहुँच जाते हो, और बाय द एंड आपको एक मिनिमल कवर मिल जाता है जो सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का आंसर सेम आए, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी वाली चीज़ रिमूव करूँ। कभी कभी चॉइस भी होती है, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लाइक अगर बस पहली लिख दी एज इट इज़, उसके बाद आपने अगली देखनी है कि क्या इसको मैं निकाल सकता हूँ या नहीं। आप इस तरह से करोगे तो भी हो जाएगा। उसके नहीं, वैसे कभी कभी अगर ये A B to C ऊपर होती तो फिर वो एज इट इज़ नहीं लिखनी थी, वो काटनी पड़ती, तो आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा। बट हाँ, अच्छा, तो ये मिनिमल कवर्स थे, काफ़ी इजी है। एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है देख लो। हमने यही किया बस, सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई, उसके बाद ये इन्फ्रेंसेस वाला काम। अच्छा, अब हम नॉर्मलाइजेशन पे आने वाले हैं, तो उससे पहले अगर सवाल आ जाए कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, उसकी रैशनल बता देता हूँ। एनॉमलीज़ क्या होती हैं, राइट? तो तीन मेजर टाइप्स एनॉमलीज़ यही हैं कि ऐसी चीज़ें जो लाइक आपकी डेटाबेस को के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आपकी या डेटा कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, या फिर आपके डेटा इंसर्ट नहीं करने दे रही, या डिलीट नहीं करने दे रही सही से, या बिना वजह डेटा लॉस हो जाता है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह के मसले अगर आने ना आपकी डेटाबेस के अंदर, रिलायबिलिटी नहीं है वगैरह, तो उसके अंदर कोई एनॉमली होगी प्रोबेबली। तो इंसर्शन एनॉमली सबसे पहले आ जाती है। तो इसको समझाने से पहले ना आप बस ये एक टेबल कंसिडर करो एम्प्लॉई का। उसके अंदर एम्प्लॉई आईडी आपकी जो है ना प्राइमरी की है, एम्प्लॉई नेम उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, और डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट का कोई टेबल नहीं बनाया अपनी डेटाबेस के अंदर, मैंने बस नाम लिखी जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ और मैंने एक नया डिपार्टमेंट अपनी डेटाबेस में डालना है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉई ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नल नल डिपार्टमेंट लिख दूंगा, लाइक नल नल न्यू डिपार्टमेंट। लेकिन प्राइमरी की जो है ना वो कभी नल नहीं हो सकते, तो मैं कभी भी ये इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक कोई उस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई नहीं आ जाता। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि मैं एक नया डिपार्टमेंट इंसर्ट कर लूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एक डिपार्टमेंट एक अलग एंटिटी अगर है, उसको मैं एक अलग रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर भी एम्प्लॉई ना भी हो तो भी रहे उसका रिकॉर्ड। तो ये गलत हो रहा है। अभी कैसे सही करना है वो बाद में आएंगे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन ये मसला है, इस मसले को इंसर्शन एनॉमली कहते हैं कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते कोई चीज़ जो आप करना चाहते हो। डिलीशन एनॉमली में कुछ इस तरह से ये है कि आप अगर एक एम्प्लॉई डिलीट कर देते हो और वो आखिरी एम्प्लॉई था उस डिपार्टमेंट का, तो उससे उस डिपार्टमेंट का भी सारा ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीट करें जो नहीं होनी चाहिए थी, अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिलीट हो रही है। तो उसके अलावा अपडेशन एनॉमली ये है कि अगर आपने इस तरह से हर किसी डिपार्टमेंट का के अंदर बार बार लाइक नाम लिखा हुआ है, आप सोचते हो कि चलो ठीक है मैं डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देना, मैं अब इस डिपार्टमेंट का नाम ना CS की जगह ना IT डिपार्टमेंट रखने वाला हूँ और समथिंग। तो उस केस में आपको हर किसी को करना पड़ेगा। इसके लिए आर्ग्यूमेंट मुझे काफ़ी वीक लगती है कभी कभी, लेकिन वो ये कहना है कि बल्क में ये सारे ऑपरेशंस करने से ना हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए जिसके अंदर डेटा, जिसकी वजह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाए। कुछ जगहों पे IT लिखा है, कुछ जगहों पे CS लिखा है, और पता ही नहीं है कि क्या क्या है, और लगता है कि दो अलग हैं, वो कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो ये मसले आते हैं। अब ये एनॉमलीज़ हो गई। अब एनॉमलीज़ का जो सोल्यूशन है ना वो नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आ जाती है। उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन है कि वैल्यूज़ मस्ट बी एटॉमिक, मतलब कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। मतलब अगर आप फ़ोन नंबर्स लिख रहे हो मल्टीपल हैं, आप कॉमा करके नहीं हर किसी के बंदे के डाल सकते, उसका कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अब वो क्या और तरीका होगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो तीन इसके सोल्यूशंस हैं पोटेंशियल। एक है कि मैं रो रिपीट कर लूँ, मैं अपने अच्छा पेंट मैंने पहले खोला हुआ, अच्छा लेट्स से ये मैं हूँ पर्सन, ये आईडी है मेरी, ठीक है, ये नेम है और ये फ़ोन है। तो मैं बेसिकली अपना फ़ोन नंबर लिखा, अपना नाम लिखा, लेट्स से A1, ठीक है, इस तरह से 1। अब मैं रिपीट करूँगा रो, और इसके अंदर मैं दूसरा वाला फ़ोन नंबर लिख लूँगा। तो आप एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो एटॉमिक वैल्यू की कंस्ट्रेंट को रखते हुए।
इसके अंदर कोई वायलेशन नहीं हो रही, आप बस प्राइमरी की फिर आईडी और फ़ोन को बना दोगे इस टेबल के। तो एक ये सोल्यूशन है। उसके अंदर मसला ये है कि नेम रिपीट हो रहा है। ये अगर मेरे पास और कॉलम्स होते काफ़ी ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा डेटा रिपीट हो ही जाता, तो वो बुरी चीज़ है। तो हम कोई और सोल्यूशन फिर देख लेते हैं। एक सोल्यूशन ये है कि आप एक और फ़ोन का ही बना लो कॉलम, फ़ोन 2 बना लो, ठीक है, फ़ोन 1 एंड फ़ोन 2। अगर किसी के पास नहीं है तो नल लिख दो, और यहाँ पे अगर %2 आता है उसके पास मल्टीपल हैं तो फिर वो दूसरा भी वाला भी लिख सकता है। अब इसका मसला ये आता है कि जितने आप कॉलम्स डिफाइन कर रहे थे ना उससे ज़्यादा नहीं आ सकते आप। चलो फिर आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो, आप कहते हो फ़ोन 3 भी हम डाल देते हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ना मोस्ट लोग होंगे जो खाली एक एक वाले होंगे, तो आपके पास ना ये सारा यहाँ पे ना इतना बड़ा रीजन होगा जिसके अंदर नल 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 बिना वजह का सेव हो जा रहा है, और वो भी बिना वजह की जगह खाएगा। तो ये भी सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है। तो इसका हल फिर क्या सबसे अच्छा है? इसका हल ये है कि आप टेबल ही अलग बना दो। एक आप टेबल बना दो इसी तरह का आईडी और नेम का, ठीक है, और एक आप टेबल बना दो फ़ोन और आईडी का, और उसके अंदर आप हर फ़ोन नंबर को एक आईडी के साथ मैप कर दो। ये फ़ौरन की बन जाएगी और ये उसकी इसके साथ यूँ कनेक्शन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है इसका। तो एटॉमिक वैल्यूज़ इस तरह से मेंटेन होती हैं। उसके बाद एक और ये है कि हर एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होना चाहिए, और हर किसी एट्रीब्यूट की डोमेन की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। मतलब अगर फ़ोन नंबर है उसके अंदर मैं ABC ना लिख रहा हूँ, 0316 ही है, तो ये तो वैसे डेटाबेस लेवल पे होगा, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होगा। या फिर अगर आपके पास डेटा शीट आई हुई है और आपको कंस्ट्रेंट्स दी हुई है और आपके डोमेन के बाहर नज़र आता तो आपको हो गया हाँ 1NF में नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ सवाल वैसे आएंगे नहीं मेरा ख्याल है। खैर अच्छा, ये 1NF हो गया। अच्छा, अब जब भी आपने ये देखा ना ABCDE वगैरह वाली चीज़ें, अगर आपको कभी भी रिलेशन ABCD की फॉर्म में दिया जाता है ना, आपने अस्यूम करना है कि ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं, कि वैल्यूज़ एटॉमिक हैं और एट्रीब्यूट्स के यूनिक नाम है ABC, और उनकी डोमेन की रिस्पेक्ट की जाएगी। तो आम तौर पे हम अस्यूम करेंगे कि 1NF में पहले का है जब हमें इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट दिए जाएँ। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है तब और एट्रीब्यूट्स के नाम प्रॉपर लिखे हैं तो आप 1NF भी चेक करोगे। अच्छा, फिर 2NF आ जाती है। 2NF के अंदर ये कि पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं हो सकते। तो लेट्स से आपका टेबल है, उसके अंदर सेल्स का टेबल है, तो उसके अंदर एक होगा कि किस बंदे ने मतलब किस एम्प्लॉई ने सेल करवाई है और कितने टाइम पे कराई है, टाइम स्टैम्प हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल भी हो सकती हैं और एक एम्प्लॉई मल्टीपल भी कर सकता है, लेकिन एक वक्त पे एक एम्प्लॉई एक ही सेल कर सकता है। तो इसीलिए ये दो आपकी प्राइमरी की बन जाएंगे, और ये आपका आगे लाइक जो क्वांटिटी लाइक प्रोडक्ट सेल हुई है वगैरह, इस तरह से अगर टेबल है तो इसके अंदर ये कॉम्पोजिट की बन रही है एम्प ID और टाइम। अगर इसके अंदर मैं एम्प ID के साथ एम्प्लॉई नेम भी लिख दूँ फॉर सम रीज़न, अब इसके अंदर ना एक पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई है। पार्शियल इस सेंस में कि ये प्राइमरी की है ना, इसका एक पार्ट है जो एक चीज़ को डिफाइन कर रहा है। एम्प्लॉई ID से मैं एम्प्लॉई नेम निकाल सकता हूँ, राइट। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का ये मतलब है कि आप एक कैंडिडेट की के पार्ट को यूज़ करके कोई चीज़ निकाल सकते हो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी बस यही होती है। उसको यही लिखने का तरीका है कि लेफ्ट साइड पे अगर SK आ रहा है और राइट साइड पे प्रॉपर सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड SK के बेहतर रहेगा वैसा, डिफाइनिंग NPA। अच्छा हाँ, अब उसके अलावा एक यहाँ पे जो लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे थे कि लेट्स से एक टेबल है, उसके अंदर दो आपके पास कैंडिडेट कीज़ आई हैं AB और AC। अब मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आई है BC डिफाइंस D, तो क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है? क्योंकि देखो ना, ये B तो AB का पार्ट है, C इसका पार्ट है, लेकिन ये जो है ना ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ये 2NF में है, सेटिस्फाई कर रहा है उसको। उसकी वजह ये है कि एक पर्टिकुलर की का होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे मेरे पास की होती है ना ABC, तो ये बन जाता पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि ये इसका पार्ट है।
लेकिन बी सी किसी एक की का पार्ट नहीं है। ए बी के अंदर मुझे बी सी नहीं मिलता, मुझे ना ए सी के अंदर बी सी मिलता। तो इसीलिए ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और ये 2NF को सेटिस्फाई कर देगी। तो ये एक एज केस था आई गेस मेंशन वर्दी। उसके अलावा 3NF में आ जाता है। 3NF के अंदर यही है कि हर FD के लिए ना या तो लेफ्ट हैंड साइड एक सुपर की हो या फिर राइट हैंड साइड पे एक प्राइम एट्रीब्यूट हो, ये बस कंस्ट्रेंट है। और उसके बाद बॉयस कोड के अंदर यही चीज़ और स्ट्रिक्ट कर दी गई है, और वो ये है कि आप आगे वाला और काट दिए, बस यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे बस SK हो और कुछ भी नहीं अलाउड। तो अभी तो हम खाली आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे, फिर कैसे करना है, कन्फर्म करना है, वो भी आगे का टॉपिक है, अभी बाद में बात करते हैं उसकी। लेकिन आपको इस तरह से रिलेशन दिए जाए, अगर ABCDEF आपको रिलेशन दिया और फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट दिया गया और आपसे कहा जाता है कि इसकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन निकालो कि कौन सी बन रही है, तो आप इस तरह से टेबल में ना हर एक हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख देंगे एक रो के अंदर, और कॉलम्स बना लोगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ है, BCNF इज़ नॉट 4NF। 4NF अलग होती है। BCNF बस 3NF की ही एक स्ट्रिक्टर फॉर्म है। अच्छा, तो कुछ 4NF ना लिख देना बस, बॉयस कोड अलग चीज़ है। अच्छा, तो हम पहले देखते हैं कि BCNF को सेटिस्फाई करा या नहीं करा। हमें पता है इस टेबल के अंदर AE और AF कैंडिडेट कीज़ हैं। तो बॉयस कोड क्या कहता है? बॉयस कोड ये कहता है कि लेफ़्ट साइड पे सुपर की होनी चाहिए। ए सब कुछ डिफाइन नहीं कर सकता, ए को या साथ ई चाहिए या एफ चाहिए सब कुछ डिफाइन करने के लिए। तो ये जो है ना, ये एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे कि ये BCNF की कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मुझे पता तो चल गया कि ये BCNF में नहीं है ये सेट ऑफ डिपेंडेंसीज, लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करो BD जो है ये ट्रू होती है, यहाँ पे चेक आ गया, तो फिर मुझे नीचे नहीं चेक करना पड़ता, क्योंकि अगर आप BCNF में हो ना, आपके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप 2NF में भी होगे, 3NF में भी होगे, 1NF में भी होगे। तो मुझे वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे से टिक लगा सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3NF मैंने देखा कि यहाँ पर टिक आया है। अब मुझे 2NF में चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा टिक लगा दूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ 3NF में है वो 2NF में भी है। अच्छा, तो वापस आ जाते हैं, BCNF में है या नहीं है। तो अब इसी तरह से हमने चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कहीं भी सुपर की नज़र नहीं आ रही, या उसका कोई पार्ट है या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसीलिए ये BCNF में नहीं है। अब हम 3NF और BCNF में क्या फ़र्क है, ये दूसरी वाली कंडीशन। तो अब हम खाली ये वाली कंडीशन देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे कोई प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। A है, E है और F है। तो इसके राइट हैंड साइड पे AE नहीं आ रहा, ना F आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे E और यहाँ पे F आ रहा है। तो ये जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं 3NF को, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। लेकिन वायलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए ये अभी भी 3NF में नहीं है। तो जब हमने 2NF में चेक करना होगा ना, हमें ये चेक करने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमें ये फिर से नहीं चेक करने पड़ेंगे नीचे वाले सारे। अगर लेट्स से यहाँ पे नीचे कोई मैंने और भी चेक करने होते तो ये मैं एज ए चेक लगा दूँगा बिना कुछ देखे, सोचना कम पड़ेगा। फिर अब 2NF के ऊपर आ जाते हैं कि 2NF के अंदर क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कि A जो है ना वो AE और AF जो कैंडिडेट कीज़ हैं उसका एक पार्ट है और वो किसी और चीज़ को डिफाइन करे, तो ये एक वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि BD के अंदर इस तरह की कोई वायलेशन नहीं आ रही, B AE या AF का पार्ट नहीं है, तो ये वायलेट नहीं कर रहा हमारी पॉलिसी को। तो पता ये चलता है कि ये 2NF में भी नहीं है, तो हम अस्यूम करेंगे कि 1NF में है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एक्चुअली वैल्यूज़ रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, एटॉमिक है या नहीं है, लेकिन हम अस्यूम यही करते हैं हमेशा कि 1NF में है। ठीक है, जब इस तरह के एक्सप्रेशंस हों। तो इससे पहले कि मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं इनको, अगर हमें कहा जाए चलो इसी टेबल को फिर हम BCNF में लेके चले जाएं, हो सकता है ये इसी टेबल को हम पहुंचा सकते हैं उस स्टेज तक, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए आपको पहले LJD वगैरह समझना पड़ेगा। तो हम पहले उसकी इंडिपेंडेंटली बात कर लेते हैं, कैसे निकालते हैं वगैरह, क्या कंडीशंस है, फिर हम इसके तरीके पे आएंगे। तो अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। तो लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन ये क्या होती है? बेसिकली आइडिया यही है कि अगर मेरे पास एक टेबल है ABC, अगर मैं इसको इस तरह से टेबल में बना, ABCD कह लेता है, इस तरह से कर लूँ कि ABC एक मैं टेबल बना लूँ इसका, और एक मैं टेबल बना लूँ AD,
और फिर मैं जॉइन लगाऊँ, मतलब मैं लिखूँ सिलेक्ट फ्रॉम दिस वाला टेबल लेफ़्ट जॉइन ऑन दिस, और उसके अंदर कंडीशन लगा दूँ A=A, तो फिर मैं इस तरह से ऑब्टेन सारी कर सकता हूँ ABCD। अगर मैं इनका जॉइन लगाऊँ तो मुझे ये सारे कॉलम्स मिल जाएंगे और मुझे वही डेटा मिल जाएगा जो इसके अंदर पहले पड़ा हुआ था डीकम्पोजिशन से पहले। तो इस तरह की स्प्लिटिंग टेबल की, जिससे आप वापस रिकवर कर सकते हो ओरिजिनल टेबल, उसे लॉसलेस जॉइन डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से तोड़ना कि आपको जो ओरिजिनल चीज़ थी ना वो वापस मिल जाए, ये है LJD। अब इसके फॉर्मली प्रूव करना हो कि LJD है या नहीं है, तो उसके लिए ये दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली है कि रिलेशंस का यूनियन जो है ना वो ओरिजिनल रिलेशन देना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे है ABCD हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन में था, और R1 जो है, जो पहला वाला स्प्लिट हुआ है, और R2 जो है, इनके अगर मैं एट्रीब्यूट्स का यूनियन ले लूँ ना, ABC यूनियन AD, तो मुझे ABCD ही मिलेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रही है, कोई भी एलिमेंट नहीं इंट्रोड्यूस हो रही। ये ना हो ना कि मतलब मैं ये वाली कहीं रिप्रेजेंट ही ना करूँ, काट ही दूँ, तो ऑब्वियसली आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं बीच में कोई FE घुसा दूँ, उसका कोई तुक ही नहीं बनता, वो बाद में एंड पे जॉइन लगा के इस तरह का बन जाएगा, जबकि ओरिजिनल टेबल इस तरह का था। ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। उसके बाद है कि आप जॉइन लगाते हो, उसके लिए दो दो का लगता है ना जॉइन। जैसे कि यहाँ पे मैं AD और ABC का जॉइन लगा रहा हूँ, ये था R1, ये था R2, इनके ऊपर मैं जॉइन लगा रहा हूँ। इनके अंदर कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन इनका क्या है, A है। और A जो है ना, इट हैपन्स टू बी लेट्स से BC, ये को डिफाइन कर रहा है लेट्स से, इस R1 की प्राइमरी की है। तो इस केस के अंदर LJD है। मतलब इंटरसेक्शन जो आता है ना आपके दो रिलेशंस का, जब भी आप दो रिलेशंस के बीच में जॉइन लगा रहे हो, लाजमी है वो इन दोनों में से किसी एक टेबल की सुपर की हो। इसकी लेट्स से कि सुपर की AD है, इसकी सुपर की A है। तो अगर आपकी इंटरसेक्शन A आ रही है तो हाँ, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही है कि R1 की सुपर की भी A है, ये है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। अभी हम वेरीफाई कैसे उसका एक सवाल भी कर लेंगे। अभी तो मैं बस लाइक थ्योरी बता रहा हूँ, पीछे थ्योरी के पीछे थ्योरी फेल। अच्छा उससे पहले बस एक बात है, एक चीज़ होती है डिपेंडेंसी प्रेजर्वेशन। मतलब जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज R के अंदर थी ना, वही इसी के अंदर आ जाए। मतलब F1 यूनियन F2 इक्वल्स F, या फिर एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू F, तो ये डिपेंडेंसी प्रेजर्वेशन होएगी। लेकिन LJD ये गारंटी नहीं करता, सही है। LJD बस यही है कि यही कॉन्सेप्ट है कि मैं वापस वो वाला टेबल गेट कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि टेबल के अंदर वो जिस तरह से स्टोर हुए हुए हैं ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहे। हो सकता है कि कोई डिपेंडेंसी टूट के साइड पे हो जाए, कभी लाइक किसी टेबल के अंदर फिट ही ना है। अभी हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन ये अभी बस दिमाग में रखो कि LJD और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन अलग चीज़ है। अच्छा तो अगर हमने देखना हो कि LJD हो रही है या नहीं हो रही, कंडीशंस तो हमने देख ली, लेकिन वैल्यूज़ के साथ अब एक सवाल करके देख लेता हूँ। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ ABCDE, और साथ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं AC to B, D to E। हमें कहा गया है कि वेरीफाई करो कि ये LJD है या नहीं है। अगर मैं इसको R1, R2, R3 में डाल दूँ, जिसके अंदर R1 के अंदर ACD है, R2 के अंदर ABC है, R3 के अंदर DE है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इन सब का यूनियन लो और R है, तो ये ट्रू है, राइट। क्योंकि ACD, ABC और DE, इन सब के अंदर मुझे ABCDE पूरे मिल गए। तो हाँ, मतलब इसके अंदर वो, इन तीनों टेबल के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो R के अंदर हैं अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप जॉइन लगा रहे हो इसके ऊपर, आप किस तरह से जॉइन लगाओगे अगर आपने बनाना हो। लेट्स से आपके पास ये तीन टेबल है, आपने जॉइन लगाना है, क्या पाथ लोगे। तो मैं पर्सनली ये पाथ लूँगा कि मुझे नज़र आ रहा है कि ACD है यहाँ पे, और यहाँ पे ABC है, तो मैं इनके ऊपर AC के ऊपर जॉइन लगा दूंगा, तो मुझे B मिल जाएगा, राइट। तो अब मेरे पास ABCD आ जाएगा जब इनको मैं जॉइन करूँगा। फिर उसके जो रिज़ल्ट होगा ना, उसको मैं R3 के साथ करूँगा। मेरे पास D है, उससे मैं E निकाल लूँगा, तो लेफ़्ट जॉइन ऑन D। तो इस तरह से मेरे पास ABCDE चारों आ जाएंगे, चारों नहीं, पाँचों आ जाएंगे। तो ये
वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं R1 से R2 को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उनका जो इंटरसेक्शन है ना वो AC है, एंड इट हैपन्स टू बी दी SK ऑफ R2, मतलब वो वाली कंस्ट्रेंट पूरी हो रही है। इसी तरह से मैं अगर R1 वाले क्या नाम है और R3 के ऊपर कोई जॉइन लगा रहा हूँ तो तब भी इसके अंदर आ रही है लाइक AD जो कि R3 की SK है। AD मैंने क्यों लिख दिया, D है सॉरी, ये हाँ ये यही आइडिया। तो इस तरह से आपने ये सवाल अटैम्प्ट करना है। अगर आपको इसी तरह का सवाल आ जाता है और अगर नहीं आ रहा किस तरह से वायलेशन नज़र आएगी तो वो भी हम बात कर लेते हैं। ये उसी तरह का सवाल है, बस इसके अंदर R1 की वैल्यू चेंज कर दी है। तो हम कोशिश करते हैं, पहले तो देख लिया कि पहली कंडीशन होल्ड करती है। अब हम ना पहले ना R1 और R2 का इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही जॉइन लगेगा अगर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो A नहीं है, A यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इनके इंटरसेक्शन तो है। वैसे हमें जो मैम ने बताया था ना, मैम ने ना इन्हीं कंडीशंस को ना 3 में तोड़ के बताया था फॉर सिंप्लिसिटी। वो ये था कि पहली कंडीशन ये थी, सॉरी दूसरी कंडीशन उन्होंने एक ये लगा दी हुई थी। ओ भाई लाइक नॉट नल। उन्होंने इस तरह से 3 कंडीशंस में बांटा हुआ था। आपकी मर्ज़ी है, आपने 2 कंडीशंस लिखनी है, 3 लिखनी है, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हो। पहले आपने बताना है कि दूसरी कंडीशन ये है कि उनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और तीसरी ये जो एग्जिस्ट करता है वो ये है। तो ऑब्वियसली अगर तीसरी ट्रू है तो 2 भी ट्रू होगी, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट खैर जो भी है, इनकी इंटरसेक्शन मुझे नज़र आ गई R1 और R2 की, ठीक है। A है और सॉरी AC है, ओह सॉरी मैं गलत सवाल कर रहा हूँ, हाँ ये है AB है, ठीक है। लेकिन AB ना R1 की SK है ना R2 की SK है। तो इस केस के अंदर ना वायलेशन हो गई है और हम कहेंगे LJD नहीं हो रहा, सही है। क्योंकि सोचो यार, अगर आप जॉइंस लगा रहे हो वगैरह तो आप क्या करते हो, आप फॉरेन की को बस प्राइमरी की से जोड़ देते हो। अगर कोई प्राइमरी की मिल ही नहीं रही दूसरे टेबल में, आप किसको फॉरेन की से जोड़ोगे, कोई जॉइन की सेंस बनती है फिर। तो ये बेसिकली यही लिखने का तरीका है। अच्छा जी, LJD हो गया। अब मैं थोड़ा सा अस्यूम करूँगा आगे जाके कि आपको LJD की थोड़ी बहुत समझ है। अब लेट्स से मुझे ना एक टेबल दिया और आपको कहा हुआ है कि इसको सबसे पहले ना देखो कि किस फॉर्म में है, और अगर वो BCNF में नहीं है ना तो उसको BCNF में लेके आओ। मुझे ये सवाल दिया हुआ, ये है आपके पास RABCDEFGH, ये आपको 6-7 आपको कॉलम दिए हुए हैं और उनके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताई हुई हैं। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि वायलेशंस कहाँ कहाँ पे हैं और किस फॉर्म में है। लेकिन उससे पहले हमें ऑब्वियसली कैंडिडेट की वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो पहले सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर कि कैंडिडेट की निकालो। कैंडिडेट की निकालने के बाद आपने सारे वेरीफाई करने हैं कि किस वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन के जैसे हमने सवाल किए थे वो करना। अब हमें पता चल गया करंटली 1NF के अंदर है, तो पहले हम इसको 2NF में लाने की कोशिश करेंगे। तो 2NF में जो उसके अंदर आने से रोक रही है ना चीज़ें, वो A to BD और E to FG, क्योंकि AE एक प्राइमरी की है, एक CK है कैंडिडेट की है, और A और E रिस्पेक्टिवली उसके पार्ट्स हैं और वो किसी और चीज़ को डिफाइन करें, मतलब पार्शियल डिपेंडेंसीज एक्सेस करती हैं। तो हम चाहते हैं कि टेबल्स की स्प्लिटिंग हो जाए इस तरह से कि ये चीज़ ना रहे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसका एक पैटर्न है करने का जिससे आप हर सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो वो यही है कि आप पहले वायलेशंस देख लो क्या है। तो मैंने देख लिया A to BD एक वायलेशन है और E to FG एक वायलेशन है। अब मैं इनके ना क्लोजर ले लूँगा। A का क्लोजर है ABCD, ये मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज देख के निकाला, इनको देख के मैंने निकाला, ठीक है, कि मैं A से BD निकाल सकता हूँ और मैं B से C निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं A से BCD तीनों निकाल लिया। तो ये A का क्लोजर आ गया। इसी तरह से मैंने E का क्लोजर निकाल लिया, सही है। मतलब जो चीज़ें वायलेट करी थी ना उनकी लेफ्ट हैंड साइड का मैंने क्लोजर ले लिया। ABD इसका लेफ्ट हैंड साइड A है, EFG इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड E है। तो इन दोनों का मैंने क्लोजर ले लिया और मैंने पहले R1 जो है ना उसको A के क्लोजर पे बना दिया और R2 को E के क्लोजर पे बना दिया। मतलब R1 के अंदर ABCD इंक्लूडेड है, R2 के अंदर EFG इंक्लूडेड है, ठीक है।
उसके बाद मैंने एक तीसरा टेबल बनाया जिसके अंदर जिन चीज़ों का मैंने क्लोजर लिया था ए और ई, उनको मैंने लिख दिया, और उसके साथ जो तमाम कॉलम्स रह गए थे इस टेबल के अंदर जो अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुए उनको लिख दिया। वो एक एच ही रह गया था बेचारा, तो हमने उसको भी डाल दिया, तो R3 जो है ना वो AEH यहाँ पे आ गया। अब हम ना सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखेंगे क्या है इन टेबल्स के, यूजिंग द ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सारी निकाल लें, आपको पता चल गया, और उसकी कैंडिडेट कीज़ भी निकाल लें हर टेबल की, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वैसे कि इसकी कैंडिडेट की ए है, वो तो ऑब्वियसली ए है क्योंकि आपने ए का क्लोजर लिया है, तो ए सबको रिप्रेजेंट कर सकते, तो ए कैंडिडेट की है। इसके अंदर भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट की, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सिंगल एलिमेंट का है, इसके अंदर कोई टूट के हो नहीं सकता कि कोई और की बन रही हो। खैर, तो इस तरह से करना, तो आपके पास यूँ आ गया सारा। अब आपने देखना है कि क्या ये जो टेबल मैंने बनाया है क्या ये 2NF में है। मतलब सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है कि ये सारे 2NF में ही होंगे। जैसे यहाँ पे आप अगर देखो, अच्छा नहीं, हाँ चलो, इस वाले के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, 2NF में आ गए, 3NF में नहीं आया। लाइक 2NF में सारे आ गए। R2 और R3 जो है उनके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब हर डिपेंडेंसी की लेफ्ट साइड पे SK आ रहा है, तो ये तो BC बॉयज़ कॉड में है दोनों, ठीक है। लेकिन इस वाले के अंदर ना प्राइमरी की के अलावा, मतलब कैंडिडेट की के अलावा कोई चीज़ किसी और चीज़ को डिफाइन कर रही है, जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है अंडर 3NF एंड BCNF, सिवाय अगर यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट हो ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे मुझे एक और वायलेशन मिल गई है, तो अब मैं R1 को खाली मज़ीद डिकम्पोज करूँगा, इसको भी 3NF में लाने के लिए। तो इसको मैं डिकम्पोज इस तरह से करूँगा कि मुझे ये नज़र आया ना कि ये वायलेट कर रही है 3NF को, तो अब मैं इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को पकड़ूंगा और इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है B, उसका क्लोजर लिख लूँगा। तो B का क्लोजर है BC, तो उसके ऊपर मैंने टेबल बना लिया और मैंने उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज लिख ली। और उसी तरह से जो मैंने जिस B का क्लोजर लिया था ना, तो B लिख दिया एज इट इज़, और जो टेबल के अंदर एलिमेंट्स रह गए थे A और D उनको मैंने लिख दिया। तो इस तरह से मैंने इनको स्प्लिट किए और उसके बाद मैंने इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज चेक की हैं कि क्या क्या बनती हैं फिर यूजिंग दिस वन, ये F1 को, ठीक है। तो अब मैं अगर इनको देखूँ ना, ये अब मेरे पास 4 टेबल बन गए हैं, ये हैं R2, R3, R11, R12, और ये चारों मिल के ना इनके ऊपर अगर मैं जॉइंट्स लगाऊँ ना, ओरिजिनल टेबल रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ और सारा कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मेथड जो है आपको कंसिस्टेंटली हमेशा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन करके दे देगा, ये क्लोजर्स वाला जो मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने मैंने 1NF से एक चीज़ को BCNF में ले आया, ठीक है। तो वैसे BCNF सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए मैंने आगे किया नहीं, 3NF में पहले लेके गया हूँ, अनइंटेंशनली BCNF में भी हो ही गया। अच्छा, तो एक अब आखिरी सवाल करते हैं जिसके अंदर ना थोड़े से शेनानिगन्स चल रहे हैं। मैंने जो पहले बात की थी ना कि फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और LJD अलग चीज़ें हैं, हम आम तौर पे कोशिश करते हैं कि ना फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रिजर्व्ड रहें। चलो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, अब उसके लिए पूरा सेक्शन है, बट चलो हम पहले वही वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं जी। हमने इसके ये टेबल है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखी हैं, उसकी कैंडिडेट कीज़ निकालनी है। अब मुझे पता चल गया AE और AF कैंडिडेट कीज़ हैं, और फिर मैंने देखा कि क्या ये BCNF में है ये वाली डिपेंडेंसी, क्या ये 3NF को obey करती है ये वाली डिपेंडेंसी, क्या 2NF को करती है, और मैंने देखा कि ये टेबल भी 1NF में ही दिया हुआ इन्होंने। तो अब मैं इसको 2NF में बनाने वाला हूँ। अब 2NF के लिए अंदर A की वायलेशन नज़र आई है, तो मैं उसको ब्रेकअप करने वाला हूँ। तो A का क्लोजर लिया उसी तरीके से और मैंने वो लिख दिया, और आगे A लिख के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो लिख दिए। लेकिन लेफ्ट वाले टेबल में अभी भी वायलेशंस हैं, क्योंकि हाँ, एक सेकेंड, A to PC, B to D, 2NF में नहीं, 2NF में तो ये टेबल आ गया, लेकिन 3NF में नहीं आया। ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला इस वक्त ये भी नहीं है 3NF में वैसे, हाँ ठीक है। चलो हम 2NF में ले आए हैं, बात का मतलब ये है, लेकिन वायलेशंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, 3NF में नहीं आया।
अब 3NF में मैंने लाना है इन दो टेबल्स को। अब ओरिजिनल टेबल की हमने नहीं सोचना, हमारे पास अब ये टेबल आ गया, हमने इनका ही सोचना। तो ये टेबल है, आप ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेकिन यूज़ करते हो ये सारे क्लोजर वगैरह निकालने के लिए, और बाद में आप रिमूव कर देते हो वो एलिमेंट्स जो आपके टेबल में नहीं है। अच्छा, तो अब इन डिकम्पोज टेबल्स को मैंने अगली फॉर्म में लाना है। एक सेकंड, 2NF लिखा हुआ, एक सेकंड, पार्शियल डिपेंडेंसीज है ना, तो इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसके अंदर है राइट वाले टेबल के अंदर। ओके, हाँ, नहीं ये भी वायलेशन है, BD भी वायलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ना लेफ्ट नहीं, मैं बार बार 3NF में सोचना शुरू हो जाता हूँ। ये वायलेशन 2NF की नहीं है, 3NF की है। ये मैंने जो लेफ्ट साइड पे रिजॉल्व किया हुआ है मैंने 3NF के लिए किया हुआ है, राइट साइड पे 2NF के लिए किया है। मैं रिटार्डेड हूँ। नहीं वैसे वो 3NF के लिए भी हो जाएगा खुद ही। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने देखा कि ना BD जो है ना वो वायलेट कर रहा है 3NF को, क्योंकि इस टेबल की जो कैंडिडेट की है ना वो A है, क्योंकि मैंने A के क्लोजर से बनाया था। और B ना A है और ना राइट साइड पे A है, तो बात ख़त्म, राइट। लाइक अब मैं फिर कोशिश करूँगा कि इसको स्प्लिट कर लूँ। तो वायलेट BD कर रहा था, मैं B का क्लोजर लूँगा और उसको स्प्लिट कर दूँगा, और उसी तरह से मैं B यहाँ पे लिख दूँगा और साथ रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दूँगा। फिर मेरे पास ये जो अब फाइनली इस टेबल को मैंने मज़ीद तोड़ा है, मेरे पास ये दो टेबल आए हैं और ये दोनों टेबल्स बॉय स्क्वाड NF में है, ठीक है। लेकिन ये वाला अभी तक मैंने नहीं छेड़ा, तो अब इसके ऊपर आ जाता है। तो R2 हमारे पास AEF आया था, इसके अंदर एक डिपेंडेंसी है E2F। इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की आ रही है ना वो AE है, ठीक है। तो वायलेशन आ गई है, राइट। अब मैंने इसको स्प्लिट करना है। अब मैं स्प्लिट करूँगा, मेरे पास इस तरह से हो जाएगा, एक EF बन जाएगा, एक AE बन जाएगा। और फिर मैं अब इन चारों को जोड़ूंगा ना अगर, तो मुझे ओरिजिनल आंसर मिलेगा। तो ये LJD है, राइट। लाइक ये LJD है, लेकिन इसके अंदर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं हो रही। इसके अंदर ये ओरिजिनल एक डिपेंडेंसी थी CF2E, वो नहीं रही है, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि किसी भी टेबल में C, F और E एक साथ नहीं है, तो कहीं हम लिख ही नहीं सकता। तो क्या ये एक बुरी चीज़ है या नहीं है? एक्चुअली यूजुअली बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन आम तौर पे हम कोशिश करते हैं कि लाइक 3NF तक ना जब ला रहे हो डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रखें, सही है। तो 3NF में तो हम आ गए हैं, लेकिन डिपेंडेंसीज प्रिजर्व नहीं रही। तो मैंने अपडेट ही नहीं किया हुआ टाइटल, ब्रा। अच्छा, खैर, अच्छा, लेकिन अब उसी प्रॉब्लम को हम करने वाले हैं, लेकिन इस बार ना हमने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन करनी है। लेट्स से हमें सवाल के अंदर कंस्ट्रेंट दी हुई है कि आपने करनी है प्रिजर्व, तो वो कैसे करेंगे? अब वही वाली चीज़ है कि जो वायलेशन होएगी ना, ओरिजिनल टेबल के अंदर 2NF की एक ही वायलेशन थी, जो हमारे पास ये वाला टेबल था, राइट। यहाँ पे 2NF की एक ही वायलेशन है, तो हम उसी तरह से सारा लिख देते हैं कि A+ मतलब A का क्लोजर लिख दिया, और उसके बाद लेकिन यहाँ पे ना A और रिमाइंडर की जगह AC और रिमाइंडर लिखा है, और उसकी वजह ये है कि ताकि CE और F एक टेबल में आ जाए। पहले यही मसला होता था ना कि CE और F एक टेबल में नहीं आ रहे थे, वो कभी रिप्रेजेंट ही नहीं होना था, तो इसीलिए हम इसको यूँ करता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे LJD के लिए वो हमने देखा था कि खाली सुपर की होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कि इट्स एन SK कैंडिडेट की होना ज़रूरी नहीं है, तो LJD ये फिर भी रहता है, मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक SK ही होगा, CK नहीं रहेगा, एंड इट डजेंट मैटर। तो ये तरीका भी है। अब हम आगे इसी को सॉल्व करते हैं। कहाँ पे गया? हाँ, ये तो लेफ्ट वाला टेबल तो वैसे ही डिकम्पोज होएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। राइट साइड पे अब हम क्या करेंगे, ये ACEF को हमने डिपेंडेंसी सारी लिख ली है, इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे? तो अगर आप गौर करो, ठीक है, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या होगी? एक प्राइमरी की AE है, और एक वैसे AF भी है, लेकिन उसके अंदर वो बड़ा राउंड अबाउट तरीका एक्सप्रेस करने का मैं भी वो बताऊंगा नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड शेड छोड़ दो। लाइक AE लेट्स से, चलो हम बस अभी फ़िलहाल अस्यूम कर लेते हैं कि AE और AF कैंडिडेट कीज़ हैं, वो आप खुद निकालना कैसे हैं।
हाँ, हमें पता चलता है कि ये जो तीनों डिपेंडेंसीज है ना, ये तीनों 3NF में नहीं है, क्योंकि इन तीनों के अंदर लेफ्ट के पहले दो के अंदर तो ये है ना कि लेफ्ट साइड के ऊपर ओके नहीं, पहली दो, सॉरी, पहली दो नहीं है, CFE है वैसे, एक सेकंड देखना। ओके हाँ, मैंने फॉर सम रीज़न इसको डायरेक्टली BCNF में किया हुआ, मैंने 3NF में नहीं किया, तो ये भी कर सकते हैं। मैंने बस ये देखा कि लेफ्ट साइड के ऊपर AE भी नहीं है, AF भी नहीं है, तो फिर ये बॉयज़ कोड को वायलेट कर रहा है। मैं 2NF में आने की जगह मैं सीधा BCNF में लेके जा रहा हूँ, मैंने टाइटल लेकिन 2NF किया हुआ। खैर अच्छा, खैर जो भी है, ये मुझे BCNF की वायलेशंस मिली हैं R2 के अंदर, राइट। अब R2 के अंदर जो वायलेशंस है, मैंने हर वायलेशन के लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर लिया और उसको टेबल बना के दे दिया। उसके बाद मुझे एक टेबल चाहिए था जिसकी मदद से मैं इनको लिंक कर सकूं, राइट। कोई ऐसा इस बार रहा नहीं जिसके अंदर मैं रिमाइंडर डालूं, लेकिन होता है ना कि वो सारे एक साथ डालने होते हैं। ये देखो लाइक कहाँ पे कहीं अगर आपको एग्जांपल मिल जाए, वो यही है ना कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने A यूनियन E यूनियन रिमाइंडर किया था। इस वक्त रिमाइंडर नल है, लेकिन ये A यूनियन E तो करना ही होता है ना, तो हमने वो चीज़ की है बेसिकली कि हमने दो टेबल्स की कैंडिडेट कीज़ ली हैं। कहाँ पे गया, इसकी और इसकी, और हमने उसकी बेसिस के ऊपर वो बना लिया लिंकिंग टेबल, जिसको यूज़ करके हम जॉइंट्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सबकी फंक्शनल डिपेंडेंसी साथ लिख ली है। अब अगर मेरे सामने ये सारे टेबल्स हैं जो हमने अभी भी बनाए हैं, इनको मैं यूज़ करूँ, मैं एक लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन बना सकता हूँ। बड़ा गंदा तरीका है ये, आप नोट कर रहे होगे कि AC यहाँ पे भी है और ABC भी है यहाँ पे, तो इसका क्या तुकबंद है। तो आप ये रिमूव कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। ये बाद में करना है, ये जब फॉर्मली पूरा प्रूफ कर दोगे उसके बाद करने वाली बातें रिमूव करने वाले। खैर, लेकिन आप नोट कर रहे होगे कि बड़ा अजीब सा लाइक गंदा सा सोल्यूशन बना है। पहले बड़े फिर भी लाइक समझ आ रही थे कि अच्छा ये इस तरह से इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, कि लिंक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉइनिंग प्रोसेस थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे EF भी नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे भी FE नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस टेबल को ख़त्म कर दूंगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसका क्या हाल है। पहले मसला यही है इसके अंदर कि ना पहले मसला समझ लेते फिर हम हल की बात करेंगे। मसला यही है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक जगह स्टोर कर रहे हो, और दूसरा मसला ये है कि अगर कर भी लेते हो LJD तो बहुत ज़्यादा ना डुप्लिकेट कॉलम्स मिलेंगे आपको। लाइक ये CFE वाला जॉइन लगाओगे तो आपको ये E फिर से मिल जाएगा, यहाँ पे भी E होगा, इधर भी E होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रही है। उसकी वजह पता है क्या है। उसकी वजह एक्चुअली ये है कि जो सवाल है ना, ये जो पास्ट पेपर में सवाल आया था, ये एक्चुअली एक इम्पॉसिबल सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुद सोचो कि C अगर लाइक कोई नेम है, F कोई एट्रीब्यूट है, और वो E को डिफाइन कर रही है, तो E F को कैसे डिफाइन कर रही होगी, सिवाय अगर E और F इक्विवेलेंट है। तो ये एक बड़ा इम्पॉसिबल सा सिनेरियो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वही बात है कि कभी ABCDE में आके ना आप लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली कोई पीछे चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। लाइक एक्चुअली पीछे ये डेटाबेस के कॉलम्स की बात हो रही है। तो उसकी वजह से ना ये पास्ट पेपर्स के अंदर ना एक स्लिप इन हो गया था क्वेश्चन इम्पॉसिबल सा। लेकिन हमें क्लास में मैम ने ये फिर भी कराया था कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के बारे में जितनी भी बात की वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर बस रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, फ़र्क ये है थोड़ा बहुत, मसला यही रहेगा। लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इतनी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन मुश्किल इसलिए थी क्योंकि CF to E एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है। तो इसके अंदर सिर्फ यही बातें हैं और कुछ नहीं करने वाला। एनीवेज गुड लक फॉर योर अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसे मिले तो सब्सक्राइब करो और समथिंग। ओके।